Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of July 2020. तो 7 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे कंप्लीट. बिफोर वी स्टार्ट, जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करनी हो ज्वाइन कर सकते हैं. आज हम आर्ट एंड कल्चर शायद एंड कर देंगे. 8 लेक्चर उसके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आज हम शायद आर्ट एंड कल्चर को एंड करने वाले हैं. ओके, सो जो लोग नहीं ज्वाइन किए अभी तक वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये भी सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. ऐसा नहीं कि अगर आप ज्वाइन आज करते हैं तो आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं मिलेगा देखने को. सारे अपलोडेड हैं ऑलरेडी. तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको ये सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे. तो पुराने सारे वीडियोस प्लस नए आप देख सकते हैं जब भी वो अपलोड होंगे, ठीक है ना. तो एनी वन कैन ज्वाइन दैट. एंड थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने दिया है. काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है. एंड प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक दीजिए. अगर सीरीज़ के रिगार्डिंग आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देंगे तो दूसरों को भी उसके बारे में पता चलेगा. तो यू कैन गिव योर feedback as well. So now let's start with the news analysis part. लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट. आप अपनी तरफ से इतना तो कर ही सकते हैं. डू लाइक एंड शेयर फ्रॉम योर साइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चन है. So the first question is, consider the following statements with respect to state of world population report. तो state of world population report के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला है, it is the flagship report of the United Nation Population Fund. तो United Nation Population Fund निकालता है state of world population report. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the report includes for the first time data on women's ability to make decisions over the 3 key areas: sexual intercourse with their partner, contraception use and हेल्थ केयर. ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? 1 only, 2 only, both या none. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, नन, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयरफॉर इनकरेक्ट कोई नहीं रहेगा. तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अगर पूछा जाए कौन निकालता है तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड निकालता है. एंड याद रखिएगा 2019 की रिपोर्ट थी. इट इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम विमेंस एबिलिटी टू मेक डिसीजंस ओवर 3 की एरियाज: सेक्शुअल इंटरकोर्स विद देयर पार्टनर, कॉन्ट्रासेप्शन यूज एंड हेल्थ केयर. तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जीआई टैग आर इनकरेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? डिंडीगुल लॉक तेलंगाना, कंडंगी साड़ी तमिलनाडु. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है. जीआई टैग जो भी मिला है. तो 1 only, 2 only, both या नन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, 1 only. क्यों? क्योंकि डिंडीगुल लॉक भी आपका तमिलनाडु का है. तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है. जो रिवीजन सीरीज उसमें तो बताई ही है आप लोग को, है ना. तो डिंडीगुल लॉक जो है वो भी तमिलनाडु का, कंडंगी साड़ी भी आपका तमिलनाडु का है. तो बोथ आर फ्रॉम तमिलनाडु ओनली. ओके, याद रखने वाली बात ये है. Question number 3 is, with reference to the ancient Indian history, the term Sire Purdue process was used for making of the following. तो Sire Purdue term इनमें से किसके लिए यूज होता था? ऑप्शंस आर: ए केव पेंटिंग, बी मेटल स्कल्पचर, सी क्वाइन मिंटिंग या डी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. तो इनमें से किसके लिए यूज होता था द टर्म सिरे पर्ड्यू? आपको बताना है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी मेटल स्कल्पचर्स. क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचरिंग होती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के साथ, तो वो आपकी सिरे पर्ड्यू कहलाती थी. तो दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, इसको याद रखेगा. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. पहली न्यूज़ है, पीएलए पुल्स बैक फ्रॉम द गलवान क्लैश साइट. तो पीएलए ने की जो आपकी चाइना की आर्मी है, ओके, चाइना की जो आर्मी है वो अब डिसंगेजमेंट के बाद अब वो पीछे पुल बैक कर रही है. दिस इज़ व्हाट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. एंड जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक आ गए थे, यानी कि क्या होता है कि गलवान एरिया में मैंने आपको बताया था पेंगोंग लेक में इस तरीके से माउंटेन रिजेस हैं जो फिंगर्स टाइप प्रोजेक्शन बनाती है, जिनको फिंगर्स इन द माउंटेन कहा जाता है. इनको फिंगर्स इन द लेक कहा जाता है, ठीक है ना. तो हम क्या क्लेम करते थे? हम फिंगर 8 तक एरिया क्लेम करते थे. बट हो क्या गया था कि बहुत ज़्यादा अंदर आ गए थे चाइनीज़. फिंगर 4 तक चाइनीज़ आ गए थे. तो अब वहाँ से उनका पुश बैक होना शुरू हुआ है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि पेंगोंग सो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस एरियाज ऑफ द करंट स्टैंड ऑफ साइट. तो करंट स्टैंड ऑफ में सबसे ज़्यादा कंटेंशियस पेंगोंग है. पीएलए मूविंग अबाउट 8 किलोमीटर इनसाइड अप टू फिंगर 4. तो पीएलए जो है, वहाँ की जो आर्मी है वो 8 किलोमीटर अंदर आ गई थी और फिंगर 4 तक आ गई थी, ठीक है ना. और इंडियाज़ क्लेम स्टिल फिंगर 8. तो अगर एलआईसी का अलाइनमेंट देखा जाए तो इंडिया का क्लेम फिंगर 8 तक था और पीएलए जो है फिंगर 4 तक आ गई थी. सो दैट इज़ अ वेरी मतलब कि आप जो ये पीछे हो रहे हैं, दैट इज़ द थिंग विच इंडिया वांटेड कि स्टेटस को आप मेंटेन रखें. जहाँ पे आप पहले थे वहाँ पे आप चले जाएं. दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर. ओके,
और ये जो एरिया ऑफ डिस्कलेशन है, फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, वो गलवन एरिया था, गलवन वैली था, पेंगोंग सो था, हॉट स्प्रिंग एरिया था। ये वाले जो रीजन थे ये थे बेसिकली जो ट्रिगर पॉइंट थे। इसके अलावा नाकुला सिक्किम में था, नाकुला इन सिक्किम, ओके, दैट इज अनदर ट्रिगर पॉइंट, नाकुला इन सिक्किम। और इनकी स्ट्रैटेजी याद रखना, चाइनीज़ की स्ट्रैटेजी होती है 5 फिंगर्स एंड पाम स्ट्रैटेजी, 5 फिंगर्स एंड द पाम स्ट्रैटेजी। इसमें पाम जो है वो आपका तिब्बत है, और 5 फिंगर में लद्दाख आ जाता है, एक बार आपका पेंगोंग वाला लद्दाख वाला रीजन आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, नाकुला आता है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आता है। तो ये 5 पॉइंट आते हैं, ठीक है ना। 1.4 लाख फैमिलीज रीच मनरेगा एनुअल वर्क लिमिट। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, बेसिकली न्यूज़ ये है कि एटलीस्ट 1.4 लाख पुअर जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो ऑलरेडी अपने 100 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप सबको पता है कि कोविड-19 के कारण जो पुअर कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हो गई है और उनको काम नहीं मिल रहा। प्लस रिवर्स माइग्रेशन के कारण जो लोग शहरों में थे, रिवर्स माइग्रेशन के कारण जो लोग शहरों में थे वो भी गांव चले गए, तो उनको भी अब वहाँ पे अगर इनके 100 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं तो अब बहुत लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि इनके जो नंबर की डेज़ की संख्या है मनरेगा में वो थोड़ा अमेंडमेंट करके आप उसको बढ़ाएं। ओके, तो दिस इज़ व्हाट दे वांट कि आप अमेंडमेंट करके बढ़ाएं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 200 दिनों का अब उनको रोज़गार दिया जाना चाहिए फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ, कि आपको कम से कम उनको 200 दिनों का रोज़गार आप कर दो, ताकि वो लोग, जिन लोग का 100 दिन का कोटा पूरा हो गया है वो भी काम कर सकें, जो लोग माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन से घर आ गए हैं वो भी काम कर सकें। अब यहाँ पे ऑथर ने एक स्कीम बताई कि मनरेगा स्कीम के अंदर एक प्रोविज़न है, जो एरियाज़ ड्रॉट अफेक्टेड है वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंशन 150 दिनों तक के लिए किया जाता है। जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें तो 150 दिन तक ऑलरेडी किया जाता है। इनफैक्ट किया भी गया था जब ड्रॉट था मराठवाड़ा रीजन में और तेलंगाना वाले रीजन में, यहाँ पे कई जगहों पे 150 दिन किया भी गया था। तो वही चीज़ अब ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भी जो कोविड-19 है इसको कोविड-19 को भी डिक्लेयर किया गया था नेशनल डिजास्टर। इस कारण से अगर जो एक्टिविस्ट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया जाए और 150 दिन तो मिनिमम आपको तुरंत कर देना चाहिए। ये तो ऑलरेडी प्रोविज़न में है, तो 150 दिन करने की मांग चल रही है। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं मनरेगा के बारे में बताता हूँ कि मनरेगा इज़ बेसिकली गारंटिंग राइट टू वर्क, और ये लीगली प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया टू इन्हांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपको ऑब्जेक्टिव तो पता है ना, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉट लेस देन 100 डेज, प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन करने के लिए, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरियाज जैसे वेल, पॉन्ड्स, रोड्स, कैनल्स, ताकि मनरेगा का काम भी हो जाए और वेल, पॉन्ड, रोड, कैनाल ये सब भी चीज़ें भी बन जाएँ। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज एंड क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग अनटैप्ड रूरल लेबर। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट द पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक नरेगा बेनिफिट्स, जॉब सीकर हैज़ कंप्लीटेड 18 years of age at the time of application, the applicant must be a part of local household यानी कि लोकल ग्राम पंचायत में ही आपको काम मिलता है। देन एप्लीकेंट मस्ट बी वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। क्यों अनस्किल्ड लेबर? क्योंकि मनरेगा के अंदर डिमांड ये है कि एडल्ट होने चाहिए, रूरल एडल्ट होने चाहिए, प्लस विलिंग टू डू अनस्किल्ड लेबर वर्क। तो मनरेगा के अंदर स्किल्ड लेबर नहीं देता, मनरेगा के अंदर अनस्किल्ड लेबर वर्क जो करना चाहते हैं वही है। देन इसकी जो मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द मॉनिटरिंग इंटायर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो अगर आपसे कोई स्कीम की मॉनिटरिंग पूछे कि मनरेगा की स्कीम की मॉनिटरिंग कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अनदर थिंग विच इज देयर एंड यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे है रीओपन्ड मॉन्यूमेंट्स वियर अ डिसर्टेड लुक ऑन द फर्स्ट डे। तो कुछ मॉन्यूमेंट्स जो ओपन हुए जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं टोम हो गया, यहाँ पे बहुत पुअर लोगों का आना जाना था, तो बहुत अच्छी बात है लोग नहीं आ रहे हैं, कम से कम समझदारी दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे 1-2 मॉन्यूमेंट्स है। तो कुतुब मीनार तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, इल्तुतमिश ने उसमें काम पूरा किया था। इसका एक गेटवे जिसको कि अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। ओके, अलाई दरवाज़ा अगर आपसे कोई पूछे कि किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक इस मॉस्क है जिसको कवतल इस्लाम बोलते हैं, कवतल इस्लाम मॉस्क किसने बनाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। ठीक है ना। दूसरा है हुमायूंस टूम। तो हुमायूं का मकबरा, बेसिकली इसको बनाने का काम जो शुरू किया गया था वो जो फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, एम्प्रेस बेगा बेगम कौन थी, हाजी बेगम उनका नाम था, हाजी बेगम कहते हैं।
तो हाजी बेगम ने काम शुरू करवाया था और इसका जो डिज़ाइन था वो मिराक मिर्ज़ा घियास एंड उनके बेटे थे सैयद मोहम्मद। ओके, तो मिराक मिर्ज़ा घियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद, इन्होंने इनका डिज़ाइन बेसिकली शुरू किया था। ठीक है ना, तो ये हुमायूंस टूम के बारे में आपको पता है, चारबाग स्टाइल में बना, ये सब तो आपको चीज़ें पता ही रहती हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। तो आज लकीली ऐसा था कि एडिटोरियल ऐसे नहीं थे जिसको डिस्कस किया जाए, जैसे ये एडिटोरियल है जिसमें पूरा नेहरू, इंदिरा गांधी और चाइना का क्या है वो है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। गैंगस्टर ऑफ कानपुर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, कानपुर का जो भी हुआ। ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा अच्छा था, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। इसके लिए आपको मेंस का क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट कैन बी डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रॉमा of the COVID-19 pandemic on the poor. So what can be done to reduce the trauma of COVID-19 on the poor and those who are below poverty line or near poverty line. ठीक है ना, तो क्या किया जा सकता है कि ऐसे लोगों के लिए जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, ताकि जो ट्रॉमा है कोविड-19 का वो कम किया जा सके। तो ये आपको बताना है, दिस इज द मेंस क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मैं अपने नोट से आपको बता दूंगा। देन नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है देयर इज नो वन टू फिल द महालनोबिस शूज, देयर इज नो वन टू फिल अप द महालनोबिस शूज। तो ये दो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। महालनोबिस का आर्टिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पीसी महालनोबिस के बारे में एक क्वेश्चन भी मैंने आपको ले दिया है कि सीइंग द डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सर्वे डेटा, सीइंग द डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सर्वे डेटा, पीसी महालनोबिस इज मोर रेलिवेंट टुडे दैन एवर। जो डेटा अगर आपने देखा हो तो डेटा की जो रेलिवेंस है बहुत ज़्यादा घटती जा रही है, कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देता, कभी कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उसको लोग बोलते हैं गलत है, ये सारी चीज़ें कर करके। तो आज इन ऐसे दौरान, ऐसी टाइम में पीसी महालनोबिस और ज़्यादा रेलिवेंट हो गए हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले पीसी महालनोबिस को इंडियाज प्लान मैन कहा जाता था या आर्किटेक्ट ऑफ कंट्रीज स्टैटिस्टिकल सिस्टम कहा जाता है। ही इज द प्लान मैन ऑफ इंडिया एंड ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ कंट्रीज स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, इनफैक्ट जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, मैं आपको और ऐड कर देता हूँ कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही बेस्ड था, जिसमें कि भाखड़ा नंगल ये सारी चीज़ें बनाने की बात की गई थी। तो पीसी महालनोबिस के बेस्ड ही उनके ऊपर था सेकंड 5 ईयर प्लान बेसिकली। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये जो पीसी महालनोबिस का प्लान था उसको सोशलिज्म प्लान भी कहा जाता है, इंडिया का सोशलिज्म प्लान भी पीसी महालनोबिस का सेकंड 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। तो अब ऑथर ने सबसे पहले बताया कि 1944-1945 के आसपास पीसी महालनोबिस ने एक सर्वे किया था बेसिकली, और उसका रिपोर्ट उन्होंने सांख्य नाम के एक आर्टिकल में, सांख्य नाम के आर्टिकल में उन्होंने दिया था। ओके, सांख्यिकी होता है स्टैटिस्टिक्स, जो हिंदी होता है स्टैटिस्टिक्स का वो सांख्यिकी ही होता है। तो सांख्य नाम का आर्टिकल दिया था और उन्होंने 44-45 में ये बेसिकली सर्वे किया था टू एनालाइज एंड एसेस द एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर एंड एन एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो उन्होंने ये चीज़ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा कि आज के अगर टाइम देखें आप, तो आज का टाइम भी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे एक डिजास्टर टाइप की कंडीशन है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसको कि हमको पता लगाना है कि कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। इस रेफरेंस में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीसी महालनोबिस इज प्रोबेबली मोर रेलिवेंट टुडे वेयर द एक्यूरेसी ऑफ, यहाँ देखो कितने अच्छी बात लिखी है, वेयर द एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक डेटा टू कोविड-19 डेटा इज अंडर द स्कैनर। तो आज पीसी महालनोबिस और ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा हो चाहे कोविड-19 डेटा हो, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैनर। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इंडिया में जो सर्वे डेटा है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाने लगे हैं। ठीक, ये भी एक चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। महालनोबिस built up a strong and trustworthy statistical heritage in India through his tireless efforts over the year। तो अगर पीसी महालनोबिस को देखा जाए तो he built a strong and trustworthy statistical heritage of India through his tireless efforts। तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है एंड पीसी महालनोबिस ने चीज़ शो भी की है कि उन्होंने कितने ज़्यादा अपने एफिशिएंसी, विजडम, लीडरशिप, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड ब्रिलियंस के साथ डेटा इकट्ठा किया और डेटा का यूज़ किया। He was instrumental in establishing the National Sample Survey NSS उन्होंने 1950 बनाने में और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951, इन दोनों को बनाने में बहुत मदद की। तो नेशनल सैंपल सर्वे 1950 और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 को बनाने में पीसी महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान था।
अब ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा कि पीसी महालनोबिस जो थे वो अर्थशास्त्र से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसमें ये कहा गया था कि क्रॉस चेकिंग बाय द इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एजेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन होता था, फिर डेटा कलेक्शन का इंडिपेंडेंट उनके थ्रू एनालिसिस भी किया जाता था। देन स्पाइज अंडर द डिस्गाइज ऑफ हाउस होल्डर्स, कुछ स्पाइज भी अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है, जैसे कि गृह पट्टिका जिनको कहा जाता था, ये याद रखना, गृह पट्टिका कल्टीवेटर्स थे, इनको इंस्टॉल किया जाता था। हु शैल बी डिप्यूटेड बाय द कलेक्टर जनरल फॉर एस्पियोनाज, तो एस्पियोनाज करने के लिए, डेटा के ऊपर एस्पियोनाज करने के लिए गृह पाटिका कल्टीवेटर्स को रखा जाता था, ठीक है ना। देन गोपाज, द विलेज ऑफिसर्स वर द गोपाज, इनको भी रखा जाता था ताकि वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स की जा सके, गोपाज। एंड स्थानिकाज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो थे, स्थानिकाज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली स्थानिकाज गोपाज ये भी पूछ सकता है ना, तो याद रखिएगा गोपाज जो थे वो, और स्थानिकाज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, तो गोपाज विलेज ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्थानिकाज, गृह पाटिका कल्टीवेटर्स, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इन सबको इंस्टॉल करके, तो महालनोबिस वाज आल्सो वेरी, मतलब कि उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एंड इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी स्टाफ इसीलिए उन्होंने अपॉइंट किया था। तो महालनोबिस ने भी इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी स्टाफ किया था ताकि जो एनएसएस का डेटा कलेक्शन है उसका रिलायबल वो निकाला जा सके, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा महालनोबिस लेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट प्रोक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इन 1956 एंड सेकेंड इन 1959। ये दिखाता है कि पीसी महालनोबिस वॉज टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे और डेटा में बिग डेटा का यूज़ करके। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि आज कोविड-19 के टाइम में हो सकता है डेटा कलेक्शन इस तरीके से जाकर कठिन हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करना चाहें एंड महालनोबिस से इंस्पिरेशन लेके आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छे से आप डेटा का एनालिसिस और डेटा का यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट द ऑथर says। अब जो दूसरा आर्टिकल था हम वो डिस्कस कर लेते हैं, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक। नाम से ही क्लियर है, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक, मतलब कि जो लाइवलीहुड शॉक लग चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19 उसको रोल बैक करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने सेंट्रल थीम दिया कि सेवरल पॉलिसी मेजर्स कैन रिवर्स द लॉकडाउन ट्रॉमा क्रिएटेड विच कैन स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ क्रॉनिक पॉवर्टी। तो जो लॉकडाउन ने किया है तो वो क्रॉनिक पॉवर्टी में ना कन्वर्ट हो, इस कारण से अगर आप कुछ पॉलिसी मेजर्स लेंगे तो ये आप इस चीज़ को रोक सकते हो। तो कैसे? सबसे पहले ऑथर ने डेटा दिया है कि अगर हम डेटा देखें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, मतलब कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन को अगर देखे जाए 2017-18 का, तो उसमें हमको ये पता चलता है कि लगभग जो पुअर हैं, जो करंट पुअर हैं वो 42% है, ऑफ देयर अराउंड 42%, यानी कि 56 करोड़ पीपल ऑफिशियली पुअर हैं, ओके, लॉकडाउन से पहले। अगर हम ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें तो ये आप डेटा यूज़ कर सकते थे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगर देखेंगे तो 42% यानी कि 56 करोड़ लोग ऑफिशियली पुअर आएंगे, ओके। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि 20 करोड़ जो लोग थे दे वर विद इन द नैरो बैंड। इसमें के बाद 56 करोड़ तो ठीक है पुअर थे ही, 20 करोड़ और लोग थे जो कि विद इन द नैरो बैंड ऑफ 20% थे, मतलब कि ज़रा से भी कंडीशन अगर चेंज हुई तो वो पॉवर्टी के नीचे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आपको बताने के लिए यूज़ की है, जैसे कि 2 कमिटीज़ थी जो कि बनाई गई थी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन की 4 कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है इंडिया में, वो चारों मैं आपको इस न्यूज़ में बता दूंगा। आर्टिकल में कहीं नहीं मेंशन्ड है, पर इसी के लिए तो हम लोग हैं ना कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताएं। तो पहली कमेटी जो थी, देखो सबसे पहले इनिशियल अगर हम देखें, इनिशियली नीचे भी मैंने डाल दी है, तो इनिशियली थी वाई के अलग कमेटी 1979 के पास वाई के अलग कमेटी थी। यहाँ पे उन्होंने कैलोरी इनपुट को लिया पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए, जिसमें 2400 कैलोरी रूरल एरियाज़ के लिए, 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज़ के लिए की, कि इससे कम अगर कैलोरी इनटेक है आपका तो आप पुअर हैं, ओके। तो दैट इज़ द थिंग विच वी शुड नोट, ओके। देन इसके बाद आई लकड़वाला कमेटी 1993। लकड़वाला कमेटी जो आई 1993 में, इन द अर्लियर एस्टिमेट्स बोथ हेल्थ एंड एजुकेशन वर एक्सक्लूडेड। तो अभी तक के जो अर्लियर एस्टिमेट्स थे उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सक्लूडेड था। हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉज द बेसिस ऑफ दिस पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम बात कर रहे हैं ना आज, जो हमने अभी देखा, तो वो लकड़वाला कमेटी से ही इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एंड दिस फर्स्ट एस्टिमेटेड द पर कैपिटा हाउस होल्ड
expenditure, and then all persons were defined as poor as a result of the number of poor increased considerably. तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर इंक्रीज हुए थे. तो पहला हमने देखा अलग कमिटी जो कि कैलोरी इनटेक पे रहता था, दूसरा लकड़ वाला कमिटी 93 में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे आया. देन आपका अनदर काउंट आया सी रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी. तो तेंदुलकर कमेटी ने जो बनाई थी वो ये बनाया था कि पर मंथ अगर 816 रुपए एक पर्सन रूरल एरिया में खर्च करता है और 1000 तक अगर अर्बन एरिया में खर्च करता है तो वो फिर वो पुअर नहीं है, अगर इससे कम करता है तो वो पुअर है. तो ये था. दूसरी जो रंगराजन कमेटी थी उसने ये किया कि पॉवर्टी लाइन अगर 972 रुपीज़ करता है रूरल में और 1407 करता है अर्बन में, उसके नीचे अगर करेगा तो फिर वो पुअर है. ओके, तो इस कारण से जो तेंदुलकर कमेटी उसमें पुअर कम आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे कम था, 816 और 1000 था, और रंगराजन कमेटी में 972 और 1407 था. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगभग 100 मिलियन के आसपास पुअर बढ़ गए थे रंगराजन कमेटी में. तो ये मैंने आपको 4 कमिटीज़ बता दी जो पॉवर्टी के लिए बनी थी. ऑथर ने एक टर्म दिया है पॉवर्टी डीपनिंग का. यहाँ पे ऑथर ने कंसेप्ट दिया कि जो लोग ऑलरेडी, देखो अभी हमने ऊपर देखा कि 40 करोड़ लोग पुअर हैं और 20 करोड़ लोग पुअर हो सकते हैं, बट जो लोग ऑलरेडी पुअर हैं उनके ऊपर कोविड-19 का और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उनकी जो लाइफ थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो फर्दर वर्सन हो गई. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वॉज फर्दर वर्सन. एंड इसी चीज़ को जब पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़्यादा वर्स हो जाती है तो फिर वो कहलाती है आपकी पॉवर्टी डीपनिंग, उसको बोलते हैं पॉवर्टी डीपनिंग. अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जो मेजर्स लिए गए, जैसे कि उन्होंने नरेगा में 182 से बढ़ा करके 220 रुपये बढ़ा दिया, तो ये एक मॉकरी है, ये एक जोक है कहना चाहिए ऑथर के अकॉर्डिंग. दैट इज वॉट ऑथर वांट्स टू से. अब ऑथर ने सजेशंस दिए, जैसे कि पहला सजेशन ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. पहला सजेशन दिया है एक रिवैम्प्ड नरेगा का, मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिवैम्प करो. पहली चीज़ तो ये करो कि आप उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ाओ, नंबर ऑफ डेज आपको बढ़ाना ही पड़ेगा. गारंटीड एम्प्लॉयमेंट 20 डेज पर ऑफ वर्क पर मंथ आपको देना चाहिए. अब 20 डेज पर मंथ आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ आपको देना चाहिए, कम से कम 20 दिन पर मंथ आपको काम देना चाहिए. दूसरा ऑथर ने ये सजेशन दिया है कि आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी एक सोल्यूशन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, दलित्स हो गए, जो ऐसे सेक्शन है, इनको आप पहले इंक्लूड करो और उनको बिल्कुल उनका एडवांटेज मिले, तब आप इसको यूनिवर्सलाइज कर सकते हो. ठीक है ना. तो ऑथर ने कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको करना है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर नहीं होनी चाहिए. इसमें आपको पहले ये मेक श्योर करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को और उसको पहले आप इंक्लूड करो प्रोग्राम में, उसके बाद आप किसी दूसरे के लिए यूनिवर्सलाइज करो. तीसरा जो ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि आप एक अर्बन स्टेटस भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल पुअर हैं, अर्बन जो रीजन है वहाँ पे भी पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इसीलिए इस तरह से रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला. तो ऑथर ने यहाँ पे ये सजेशन दिया है कि आप क्या कर सकते हो कि एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू अर्बन एरियाज में भी, जो कि गारंटी करेगा 20 दिन पर मंथ का वर्क. ओके, यहाँ पे एक अर्बन एरिया के लिए भी एक नरेगा टाइप स्कीम आपको नेशनल अर्बन गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट की तरह आपको लाना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6th मंथ. ये चीज ऑथर ने 3 सजेशंस प्रॉपर दिए हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 सजेशंस, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है और जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यहाँ पे लेसन्स ऑन डीएस्केलेशन फ्रॉम डोकलाम स्टैंड ऑफ. यहाँ पे ऑथर ने बस यही चीज बोली थी कि इंडिया को डिसंगेजमेंट से वो नहीं होना चाहिए, इंडिया को तब तक अपने स्टैंड से पीछे नहीं होना चाहिए जब तक कि स्टेटस को नहीं रहता, मतलब कि जब तक चाइना अपने पुरानी कंडीशन में नहीं पहुंच जाता है तब तक हमको बिल्कुल वहां से नहीं हटना चाहिए. CPIM रिन्यूज डिमांड टू मेक PM केयर्स ट्रांसपेरेंट. अब CPIM ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट बनाओ PM केयर्स को. क्यों ट्रांसपेरेंट बनाओ, क्या क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि PM केयर्स में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, PM केयर में क्या क्या फॉल्ट्स हैं. पहली चीज ऑथर ने कहा है कि ये चीज पहली चीज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है. गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इट इज सेटअप एज अ प्राइवेट ट्रस्ट. ठीक है ना. लेकिन जब प्राइवेट ट्रस्ट है तो फिर प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन कैसे है और मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, ये इसके कैसे मेंबर्स हो जाते हैं, एंड ये दूसरी प्रॉब्लम है.
तीसरा प्रॉब्लम ये है कि फॉर सम रीजन इट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ कैग ऑल्सो, इसको कैग के अंतर्गत भी नहीं रखा गया, तो मतलब इसका ऑडिट भी कैग नहीं कर सकता, तो मतलब कि ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। चौथा प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया कि अगर आप पीएम केयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका सीएसआर के अंतर्गत आएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो वो बेनिफिट क्यों मिलता है इसको, वो बेनिफिट यहाँ पे स्पेशल क्यों दिया जा रहा है। ऑथर ने यहाँ पे बोला है, 5वां पॉइंट ये दिया है कि देयर इज नो आंसर फ्रॉम द पीएमओ दैट व्हाई अ सेपरेट प्राइवेट ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड व्हेन ऑलरेडी देयर वाज पीएम नेशनल रिलीफ फंड। जब पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी था तो एक सेपरेट फंड की जरूरत थी क्या हमको, हमने इसको क्रिएट किया। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, ऑडिटेबल है, तो जब ये सारी चीजें ऑलरेडी थी वहां पे तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये ऑथर का कहना है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि इसमें देखने को मिले। ओपियम सीजर्स इंडिया इन टॉप 5 लिस्ट। ओपियम सीजर्स अभी बेसिकली रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। यहाँ पे एक फैक्ट आपको मिलेगा कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम निकालता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स इसको निकालता है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, याद रखने वाली बात है। एंड इसमें ये आया कि ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये सब इन सबको टॉप ओपीएम में थे, ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसके बाद इंडिया भी चौथे पोजीशन पे था। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया चौथे पोजीशन पे था, याद रखिएगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसको निकालता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, बेसिकली ओपीएम इज इलिसिटली प्रोड्यूस्ड इन अबाउट 50 कंट्रीज, जिसमें कि क्लोज टू 97% जो है वो 3 कंट्रीज से ही आता है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। 84% तो पूरा अकेला अफगानिस्तान से आता है। ये रीजन मैं आपको दिखाना चाहता था, ये रीजन एक्चुअली कहलाता है गोल्डन क्रिसेंट रीजन। तो ये गोल्डन क्रिसेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल्डन क्रिसेंट वही रीजन है। यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया और ईरान आ गया, गोल्डन क्रिसेंट हो गया। एक गोल्डन ट्राइंगल भी है जिसमें कि आपका वियतनाम, लाओस और थाईलैंड आता है, ठीक है ना, एंड ये वाले रीजन आते हैं। ओके, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाँ, बर्मा, वियतनाम और थाईलैंड, लाओस, ये वाले रीजन, और आपका गोल्डन क्रिसेंट याद रखेगा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो कि ओपीएम के इलिसिट ड्रग ट्रेड में बहुत ज़्यादा इनका नाम है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद यहाँ पे तो कोई न्यूज़ आइटम नहीं है जो कि डिस्कस करने योग्य है। ओके, सो देयरफॉर वी आर फ्री फ्रॉम इट। एक न्यूज़ आई थिंक ऊपर से मैंने मिस की है, लेट्स सी दैट ऑल्सो। राजस्थान फार्मर्स सीक फुल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट एमएसपी। अब राजस्थान के फार्मर्स ने कहा है कि फुल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स करो एमएसपी पे, जितना हमारे प्रोड्यूस किया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना था, एक नाम आया था। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। एफसीआई जो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1965 में सेटअप हुई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में सेटअप हुई थी, और ये बनी थी फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत, ठीक है ना। और उस समय बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तब बनाया गया था इसको, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1965 में बनी थी। साइमल्टेनियसली आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी जो है, जो कि आज एमएसपी रिकमेंड करता है। एमएसपी रिकमेंड करने का काम सीएसीपी का है, याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। अप्रूव करने का काम सीसीईए का है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन रिकमेंड करने का काम सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस का है। ये भी 1965 में क्रिएट हुआ था टू रिकमेंड द रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। तो याद रखेगा, ये है ना, ये 2 फैक्ट्स आपको बताने। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। तो जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।